क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी, जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर जन स्वराज इस बार चुनाव लड़ेगी क्या? बिहार में अनेक जाति अनेक धर्म संप्रदाय से लोग बिलोंग करते हैं। इसमें जन स्वराज की क्या मान्यताएं हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर राजनीति में उतनी भागीदारी उस अनुपात में जन स्वराज देगी क्या? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। जहाँ शिक्षा ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ कम जातिवाद है। जातिवाद है वैसे, लेकिन बहुत कम है। विकास का काम नहीं हो रहा है और हम अशिक्षित हैं, इसलिए हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विषाक्त पैदा हो रहा है और हम विषाक्त नेता लोग पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, डेन न्यूज़ खबरें आप तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं एसके दीपक, डेन न्यूज़ संवाददाता। मैं आपको रूबरू कराता हूं एक विशिष्ट अतिथि से। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर। सर, आपका डेन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। आपको और आपके माध्यम, आपके डेन न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आपके राजनीतिक जीवन का जो सफ़र है वह बहुत लंबा है। कुछ संक्षिप्त बताएं अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन से अभी तक के बातों। मैं छात्र जीवन के बाद 1979 में कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किया और 42 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही विभिन्न पदों पर, राज्य परिषद में, राज्य कंट्रोल कमीशन में, फिर जिला स्तर पर, फिर किसान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में, फिर किसान सभा के नेशनल काउंसिल के रूप में मैंने कार्य किया है। और जब तक वहाँ था मैंने वफादारी से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए मैं बहुत संघर्ष किया। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी जिस परिवर्तन की बात करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिस बदलाव की बात, सामाजिक परिवर्तन की बात करती थी, वो लड़ाई अब छोड़ चुकी है और वो प्रशांत किशोर उसे शुरू कर रहे हैं। और समाज में, बिहार में परिवर्तन का विजन है प्रशांत किशोर जी के साथ, इसलिए मैं जन स्वराज से जुड़ गया हूँ। सीपीआई में इतने लंबे सफ़र के बाद वहाँ किसी से कोई शिकायत भी आपको है जिस शिकायत के चलते आपने उस पार्टी को छोड़ा? नहीं, मुझे सीपीआई से कोई शिकायत नहीं है और मैंने उन तमाम लोगों के साथ मिलकर सभी आंदोलन में जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई मैं उसे वो खूबी पूरा किया। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, अपनी नौकरी छोड़कर आए थे, अपने घर द्वार को छोड़कर, मैं अपने सारे अरमानों को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर हम कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे। जिस बदलाव की बात, जिस चेंज की बात, जिस परिवर्तन की बात करते थे, वो अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर पा रही, वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है और वो विजन मैं प्रशांत किशोर जी में देख रहा हूँ। इसलिए मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया और पूरी ईमानदारी, वफादारी के साथ, अपने पूरे अनुभव और कार्यक्षमता के साथ मैं अब समाज को और बिहार को बदलने के लिए जन स्वराज के साथ प्रशांत जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं। जी, जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वराज का अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि समृद्ध समाज का निर्माण करना, जो आज बिहार उससे बहुत दूर हो चुका है। आपको याद होगा दीपक जी कि बिहार कभी विकसित राज्य की अग्रगण्य श्रेणियों में गिना जाता था। आज बिहार सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। यह चिंतन का विषय है और इसके लिए हमारे नेता, हमारे सभी दल के लोग जिम्मेवार हैं और जो आज सरकार में हैं, पूर्ववर्ती सरकार है, वो सारे लोग जिम्मेवार हैं। आप चिंतन करिए, 40 एमपी का बिहार सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणियों में है और 26 एमपी का गुजरात अग्रगण्य राज्यों की श्रेणी में, विकसित राज्य की श्रेणी में है। यह चिंतन का विषय है बिहार के लिए। बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर
जनसुराज इस बार चुनाव लड़ेगी क्या? नहीं, हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है और सभी इंटरव्यू में बोला है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम एक एक सीट पर लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे जनता के बल पर। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा बिहार बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। उनके अनुभव का, उनके कार्यशैली की क्षमता की जांच हो चुकी है और उन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में इस कार्य को बखूबी करके साबित कर दिया है कि प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है जो ठान लेता है, उसको पूरा करके दिखाता है। राजनीतिक पार्टियों में जैसा देखा जा रहा है कि उसमें जो टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं या पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हैं, उनमें अच्छे और प्रायः सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई फिल्मी जगत से रहते हैं तो कोई दागदार व्यक्ति हैं, उनके भी नाम या उनके परिवार के लोगों के नाम शामिल होते हैं। तो इसमें प्रशांत किशोर जी का क्या है इसमें सिद्धांत कि वो कैसे लोगों को लेंगे? क्या अच्छे व्यक्तित्व को ही वो केवल लेंगे या वो सभी जैसे अन्य पार्टियों की तरह सभी तबके से, सभी विभाग से लोगों को वो इसमें शामिल करना चाहेंगे? क्या है उनकी नीति? नहीं, प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया, कई मौक़ों पर स्पष्ट कर दिया है कि हम आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट ही नहीं देंगे, उनके परिवार के किसी सदस्य को भी हम टिकट नहीं देंगे। जो अपराधी हैं, जो सामाजिक चरित्र के लोग नहीं हैं, उन्हें हम किसी हालत में टिकट नहीं देंगे। हम समाज के उन तमाम लोगों को छानकर, जो समाज से आएंगे, जो सामाजिक प्राणी हो, जो समाज की सेवा करना चाहते हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए और समाज की सेवा के लिए, सभी वर्गों की सेवा के लिए बिना भेदभाव का वो आना चाहते, उन्हीं को हम टिकट देंगे और उन्हीं को नेता बनाएंगे जो जनता के बीच से आएंगे। हमारे ऊपर से किसी को नामित नहीं किया जाएगा, जो जनता के बीच से चुनकर आएंगे, जनता जिसे चाहेगी हम उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। कई मौके पर जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार आने वाले 10 वर्षों में क्या अग्रगणी राज्यों की श्रेणी में आ सकता है? 10 राज्यों जो अग्रगणी राज्यों में से होंगे, 10 राज्य, उनमें बिहार को आप देख रहे हैं या जनसुराज देख रही है क्या? निश्चित रूप से दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बिहार समृद्ध हो सकता है। बिहार में बहुत संभावना है, केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, केवल कंसेप्ट की ज़रूरत है। यहाँ अकूत जल भंडार है और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा और यहाँ हमारा अनंत पानी का स्रोत और जल भंडार है, जिसे मैं स्टोर करके पनबिजली पैदा कर सकता हूँ। बहुउद्देशीय डैम के माध्यम से हम यहाँ बाढ़ और रौदी को रोक सकते हैं, खेती का विकास कर सकते हैं और दुनिया को हम पानी बेच सकते हैं। इतना जल स्रोत है मेरे पास, हिमालय पहाड़ की सारी नदियां बिहार होकर बहती है और इसे हम भंडारण करें, इसे बर्बादी से बचाएं। लेकिन हमारी सरकार को इसके ओर ध्यान है नहीं और इसके लिए इस मुद्दा भी नहीं है। इसलिए हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि बिहार 10 वर्षों में उन विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। खेती की व्यापक संभावना है, यहाँ फल सब्जी की व्यापक संभावना है, यहाँ डेयरी की व्यापक संभावना है, यहाँ लघु और कुटीर उद्योग की व्यापक संभावना है, यहाँ छोटे छोटे उद्योगों की भी व्यापक संभावना है और इसे करने की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति चाहिए, सरकार के पास योजना और प्लान चाहिए और ये प्रशांत जी के पास है। एक महत्वपूर्ण सवाल है रत्नेश्वर जी कि बिहार में अनेक जाति, अनेक धर्म संप्रदाय से लोग बिलोंग करते हैं। इसमें जनसुराज की क्या मान्यताएं हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर राजनीति में उतनी भागीदारी उस अनुपात में जनसुराज देगी क्या? देखिए, इस पर मैं दीपक जी 2 बात कहना चाहता हूँ। एक बात यह
कि जात और धर्म के आधार पर लोग बटे हुए हैं और इसे नेता लोग बांटने में लगे हुए हैं ताकि जनता के समस्या का समाधान नहीं करना पड़े और बैठे बैठे मुझे वोट मिल जाए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों के आधार पर, काम के आधार पर ही सरकार बने, जनप्रतिनिधि को चुना जाए और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जातिवाद ज़्यादा है आप पता करेंगे कि वहाँ शिक्षा ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ कम जातिवाद है। जातिवाद है वैसे लेकिन बहुत कम है, विकास का काम नहीं हो रहा है और हम अशिक्षित हैं, इसलिए हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विषाक्त पैदा हो रहा है और हम विषाक्त नेता लोग पैदा कर रहे हैं। इसी को तो तोड़ने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, जन स्वराज के लोगों ने संकल्प लिया है कि जातवाद और संप्रदायवाद को ख़त्म करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि कोई आदमी, हम लोगों ने गॉड को, अल्लाह को, खुदा को दरख्वास्त दिया था कि हमें इस जात में जन्म दीजिएगा, लेकिन हमें कहा गया कि आप इस जात के आदमी हैं। इसमें मेरा क्या अपराध, किसी का क्या अपराध, कौन किस जात में जन्म लिया, जन्म लेने वालों का कोई अपराध नहीं है। तुलसी कबीर दास जी ने बहुत ही शानदार अद्भुत बात 2 पंक्तियों में कह दिया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। कौन किसके लिए काम करता है वो मेरा जात है, वो मेरा नेता है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार की इज्जत के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो काम करे वही मेरा नेता है। और हमारे नेता, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है, कई मौक़ों पर बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक बार अवसर दीजिए, एक बार जात को छोड़कर, दल को छोड़कर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने भविष्य के नाम पर, बिहार के समृद्धि के नाम पर आप वोट करिए और वो सत्ता वो आपको दिखा देगा परिवर्तन करके कि बिहार, जो बिहार का पुराना गौरव है, उस गौरव को हम वापस करेंगे और अपने बिहार के नौजवानों को, विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिए और रोज़गार के लिए नहीं जाने देंगे। ये मेरा संकल्प है। अब मैं बात करता हूँ नारी शक्ति का। आधी आबादी नारी शक्ति, जिसे कहा भी गया है कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति को कितना स्थान जनसुराज दल में मिलेगा? क्या प्रशांत किशोर जी की ये किस भूमिका में नारी शक्ति को देखते हैं? नारियों को कितना स्थान मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप। चूँकि नारी की वास्तविक जो इज्जत होनी चाहिए वो आज हम सब लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी इज्जत होनी चाहिए। नारी शक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है और प्रशांत जी ने और हमारे दल के लोगों ने, जो दल बनने जा रहा है अक्टूबर में, वो घोषणा कर चुके हैं कि अन्य पार्टी बोलती है, कर्म से ऐसा नहीं दिखाती है, लेकिन मैं पूरे बिहार में 40 नारियों को, स्त्री को, नारी शक्ति को मैं टिकट दूंगा और उन्हें जो सम्मान है, उनका जो आदर है वो हम रखेंगे। और हमारे पूर्वज जो जिस बीना पर, जिस आधारित, आध्यात्म के आधारित नारियों की पूजा होती थी, अत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता भी वहाँ आने के लिए मजबूर होते हैं। वो हमारी धरती है, बिहार की धरती, और यहाँ एक से एक हमारी धरती है। सीता की धरती है, गार्गी की धरती है, ये हमारी यहाँ विदुषी महिलाएं रह चुकी है और उनका आदर और सम्मान। हमारे यहाँ दुर्गा जी की पूजा होती है, वो नारी ही है। हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वो नारी शक्ति ही है। हमारे यहाँ सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी, वो नारी ही है। तो हमारे पूर्वजों ने भी और हम लोगों ने भी उनकी पूजा, उनकी आदर समाज में करते रहें। नारी न हो तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी
हम उन्हें 40 सीट बिहार में देने जा रहे हैं। यह घोषणा है और वास्तविक रूप से आज तक कोई पार्टी इतनी नारियों को टिकट नहीं दे पाई है, भाषण में जो भी बोल लें। हमारे यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल का गठन है। जनसुराज उन राजनीतिक दलों से किस तरह से अलग होगा? क्या इसकी भूमिका ऐसी होगी जो उन सब से अलग दिखेगा? बाकी दलों से यह अलग दल है, इसकी खास विशेषताएं या किस तरह से सभी दलों से इसको अलग रूप में आप देख रहे हैं? आपको दिखाई देता होगा कि हमारे कार्य करने की क्षमता, जनता के बीच जाने की क्षमता, सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोगों को बिना भेदभाव किए पद से लेकर और उनकी समस्या सुनने से लेकर सभी जगह, कमेटी से लेकर छोटे कमेटी से बड़े कमेटी तक सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व देकर हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलकर बिहार को बदलेंगे और सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम मिलते हैं इस साक्षात्कार के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद पुनः आप सभी दर्शकों का डेन न्यूज़ में स्वागत है। सर, अब अगला सवाल है आपसे कि सरकार बनाने में आपके दल को यदि बहुमत नहीं मिला तो आपका दल क्या करेगा? देखिए दीपक जी, आप लोग शंका क्यों जाहिर करते हैं कि हमें बहुमत नहीं मिलेगी? बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है, बिहार के जनता के साथ हम खड़े हैं और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर हम जनता की सेवा में हाजिर हैं। मिलेगा तो जनता के लिए जो वादा किया है बिहार को बदलने का, बिहार में विकास करने का, बिहार में रोज़गार उपलब्ध कराने का, बिहार में नेतरहाट से स्तरीय शिक्षा को लागू करने का, बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा लागू करने का, बिहार के गौरव को वापस करने का, ये हमने तय कर चुका है और जनता मेरे साथ लामबंद हो रही है। फिर नहीं का कहाँ सवाल है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं 25 में देखिएगा, ये बिहार में भूचाल आएगा, बहुत लोगों को ये कल्पना भी नहीं होगी। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म बहुत बड़ा मायने रखता है, अभी तक की जो हालात देखी गई है यहाँ। और प्रशांत किशोर जी जातीयता की दलदल से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, हम इसी को तोड़ने के लिए आए हैं कि जात में बांटकर, संप्रदाय में बांटकर अपनी राज सत्ता को बचाए रखने का जो ये लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसको तोड़कर हम शिक्षा और रोज़गार के तरफ ले जाना चाहते हैं, सम्मान के तरफ ले जाना चाहते हैं। जातपात स्वतः ख़त्म हो जाएगा। आप बताइए कि कोई जात है बिहार में या देश में जो अपने जात से सूद नहीं लेता हो और दूसरे जात से सूद लेता हो? दुनिया में कोई साइंस ऐसा डेवलप हुआ है कि आपका खून निकाले और मेरा खून निकाले, ये बता दे कि यह किस जात का खून है? फिर किस जात की बात है? और इसीलिए मुद्दे के आधार पर काम नहीं करना चाहते लोग, आसानी से जात के नाम पर लठैती करवाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। ये जनता बिहार की समझ चुकी है और इसीलिए अब 77 वर्ष आज़ादी के बाद भी हमारी हालात यह है, इस पर अब जनता, जो यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के विद्वान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान, सारे लोग समझ चुके हैं और सब लोग तैयार है। तीसरा विकल्प उनके पास नहीं था, विकल्प आ गया है प्रशांत किशोर जी, विकल्प आ गया है जनस्वराज। वो लोग जुड़ रहे हैं, आम लोग जुड़ रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बिहार में जनस्वराज की सदस्यता लोगों ने ज्वाइन कर ली है। ये
इतना बड़ा इतिहास बना है, किसी पार्टी को इतने कम दिनों में, और किसी पार्टी के पास बिहार में उतनी सदस्यता हो तो बता दीजिए। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास भी 1 करोड़ सदस्यता नहीं है। हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, तो फिर शंका और शंका की गुंजाइश कहाँ है। ये जातवाद खत्म होगा, जहाँ विकास आएगा वहाँ जात-पात स्वतः खत्म हो जाएगा, जहाँ शिक्षा आएगी वहाँ जात-पात स्वतः खत्म हो जाएगा, जहाँ सब लोग मिलकर हम बिहार को बदलने का काम करेंगे वहाँ जात-पात ध्वस्त हो जाएगा, धर्मवाद समाप्त हो जाएगा, और हम लोग अब ठगने वाले नहीं हैं, ठगाने वाले नहीं हैं। ठगने वालों को अब हम लोग दरकिनार करके रखेंगे। क्या आप जनसुराज अगर पार्टी बनती है तो उस पार्टी से आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए दीपक जी, ये तो हमारी पार्टी और हमारा नेता तय करेगा कि किसको कहाँ लड़ना है, और जो जवाबदेही मिलेगी मुझे, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। अगर आपको पार्टी बिहार विधानसभा का प्रत्याशी बनाती है तो अपने क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी, और जनसुराज के माध्यम से इस राज्य के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, बिहार के लिए और क्षेत्र के लिए हमारे नेता बार बार लाइव भी आ रहे हैं और बार बार बोल भी रहे हैं, इसलिए हमें जनसुराज के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तब मैं अपनी प्राथमिकता तय करूंगा। वैसे मेरे पास विजन है अपने इलाके को, क्षेत्र को बदलने का, और बिहार के बदलने का जो अभियान है उसमें भी मेरी भागीदारी होगी। बहुत सारे हैं कार्यक्रम ऐसे, लेकिन वो तो अभी भविष्य के गर्त में हैं कि हम उम्मीदवार होंगे, हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये सुअवसर प्राप्त होगा, तो मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके जनता की बदहाली को दूर करने के लिए, अंतिम आदमी तक रोशनी पहुंचाने के लिए, अंतिम घर में झोपड़ी में रोशनी पहुंच जाएगा, विकास की रोशनी वहां तक पहुंच जाएगी, जनसुराज का काम संपन्न हो जाएगा। यही विजन है मेरा। सरकार बनने के बाद अगर सरकार जनसुराज बना लेती है तो सरकार बनने के बाद जातीयता के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में इसकी कैसी पहल होगी? देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर लोग जात और संप्रदाय से ऊपर उठकर, दल के दलदल से ऊपर उठकर हमारे तमाम उम्मीदवारों को वोट करेगी यहाँ की जनता। तो जनता दल की सीमा, जात की सीमा और संप्रदाय की सीमा टूट जाएगी, और सब हम मिलकर अगर हमें लोग वोट करते हैं तो हमारी सरकार बनेगी, और हमारी सरकार बनेगी तो निस्संदेह मैं किसी भेदभाव, हमारे नेता, हमारी पार्टी किसी बिना भेदभाव के सबका विकास, सबका काम करेगी। किसी भेदभाव के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार नहीं काम करेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। राज्य सरकार के कार्यकाल के बारे में आपकी क्या सोच है? राज्य सरकार के कार्यकाल के बारे में मेरी सोच क्या है? जनता की सोच है, और ये प्रमाण है कि आज हम सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि आप कह रहे हैं कि मैं इस बिहार के बूढ़े और बूढ़ियों को पेंशन दे रहा हूं। कितना पेंशन दे रहे हैं? 400 रुपया। 400 रुपये में दोनों शाम 1 कप चाय भी मिल जाएगा क्या? लेकिन हमारा बगल का पड़ोसी देश नेपाल है, जहां दुनिया के लोग उसे ऐड देते हैं जिस पर वहाँ की सरकार चलती है, लेकिन आज वहाँ की सरकार अपने बूढ़ा और बूढ़ी को, 60 वर्ष से ऊपर वालों को 4000 पेंशन नेपाली देती है, जो इंडियन 2500 हुआ। हमें मुंह चिढ़ाने की बात हो रही है, हम लोगों को उपहास का वस्तु बनाया जा रहा है कि हम इन्हें दे रहे हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, तो आज हमारे बाढ़ रौदी का क्या हुआ? आप बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारे बिहार का लोग ट्रेन भर के दूसरे राज्यों में क्यों जा रहा है? आप बहुत विकास का काम कर रहे हैं, तो मधुबनी ज़िले में लोहट, रैयाम चीनी मिल की ज़मीन तक बिक गई, सूता मिल बंद हो गया, एक कारखाना नहीं खुला, पूरे बिहार में एक सुई का कारखाना नहीं आप खोल पाए। तो जब हम कोई उद्योग नहीं लगाएंगे, कोई कारखाना नहीं लगाएंगे, तो हम रोज़गार कहाँ से देंगे? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हमारी खेती बाढ़ आती है, डूब जाती है, हमारी खेती रौदी होता है, सूख जाता है,
और हम अपने किसानों को फसल भी नहीं दे पाते, लाभकारी मूल्य भी नहीं दे पाते। जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उस पर भी हम किसानों के अनाज को खरीद नहीं पाते, और जो खरीदते हैं कागज़ पर खरीदते हैं। यह स्थिति हमारी है, विकास का हालत यह है। और इस स्थिति में किस क्षेत्र में आप विकास किए हैं ये हमको बताइए। हाँ, सड़कें बनी हैं, हाँ निश्चित रूप पर बिजली गाँव तक गई है, हम इसका स्वागत करते हैं। जो अच्छा काम हुआ है उसे हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। आज हम अभी आम तैयार कर रहे हैं, हमारा औने पौने दाम में आम बिक रहा है। लीची हमारा आज लीची का मार्केटिंग हो सकता था, आम का मार्केटिंग हो सकता था। हम सब्जी उत्पादक हैं, हम केला उत्पादक हैं, हम दूध उत्पादक हैं, लेकिन हमें अच्छा भंडारण की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमको कोल्ड स्टोरेज नहीं है, या सब्जी उत्पादन के लिए स्टोरेज नहीं है। इससे क्या होता है कि औने पौने दाम में हम बेचते हैं। अगर उसी को स्टोरेज की व्यवस्था आप कर दें तो वही चीज़ हम अधिक दामों में, जहां अनुपलब्धता है वहां हम भेजकर हमारे किसान लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ये सब तो कंसेप्ट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप विकास क्या किए हैं ये तो बता दें। बेरोज़गारों की इतनी फौज है, आप नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, विभिन्न परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो जा रहा है। यही हमारी व्यवस्था है, शिक्षा की यह व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत शिक्षा के लिए काम किया हूं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपनी सरकार को पूछना चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारे यहाँ का बेटा और बेटी क्यों कोटा में पढ़ने जा रहा है, क्यों दिल्ली और कर्नाटक में पढ़ने जा रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ टेक्निकल शिक्षा क्यों नहीं है? आप जवाब तो दीजिए। हमारे बिहार का पैसा आज दूसरे राज्यों में जा रहा है, लेकिन हमारे विकास का पैसा हमारे यहाँ नहीं रह रहा है, हमारे बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात उदाहरण है कि हमारी सरकार कहती है कि मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उत्तम किस्म का कर दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बीमार हुए थे तो पारस में जाकर वो इलाज करवाए हैं, तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। तब हम समझते हैं कि हमारे यहाँ विकास हुआ है, हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत समुन्नत व्यवस्था हो गई है। तो हमारे एमएलए का लड़का, एमपी का लड़का और हमारे गांव में खेत में काम करने वाला किसान और मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता तो मैं समझता कि शिक्षा का विकास हो गया है। यह बात निश्चित है कि हमारी धरती, हमारा बिहार कभी शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रगणी रहा है। हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से लेकर हमारे यहाँ बहुत बड़ा इतिहास रहा है। चीन, जापान, इन तमाम जगहों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि यहाँ से हम डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर दूसरे राज्यों में जाते हैं, कहता बिहार से आए हो, मैनेज करके आया होगा या चोरी करके आया होगा। यह हमारी स्थिति है, ये परसेप्शन बन गया है बिहार का। अन्य राज्यों में जाइए, भारत के अंदर हमारे बिहार के बिहारी है, अपमानजनक शब्द से संबोधित करता है। ये स्थिति हमारी है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हम ये देखना चाहते हैं। हमको बताए सरकार कि हम इसमें कहाँ, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कभी हमारे बिहार की गाथा देश ही नहीं दुनिया में सुनी जाती थी। आज हमारी व्यथा, बिहार की व्यथा देश और दुनिया में सुनी जा रही है कि सबसे भूखा कहाँ है तो बिहार में है, सबसे अशिक्षा कहाँ है तो बिहार में है, सबसे बेरोज़गार कहाँ है तो बिहार में है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो आज हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप चिंतन कीजिए, उठ खड़ा होइए, आइए जनस्वराज के साथ जुड़िए और बिहार को बदलिए, पुराने गौरव को वापस प्राप्त करिए और हम सब मिलकर बिहार को बदलेंगे, बिहार को जीतेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे जो सबकी सरकार होगी और सबके सुख समृद्धि के लिए हम काम करेंगे। केंद्र सरकार की एक योजना है अग्निवीर, विपक्ष इसका काफ़ी विरोध कर रही है, तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए दीपक जी, अग्निवीर के सवाल पर केवल विपक्ष ही नहीं, सरकार में बैठे हुए लोग भी अगर अंतरात्मा से पूछेंगे तो उनकी भी आत्मा जवाब नहीं देगी कि हम ये सही कर रहे हैं।
ये नौजवान भारत के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार में बैठे विधायक, मंत्री, MP, MLA, प्रधानमंत्री सारे लोग हैं, इन तमाम लोगों को सरकारी दरमाहा चाहिए, जीवन भर पेंशन चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए, सरकारी बॉडीगार्ड चाहिए, सरकारी गाड़ी चाहिए, और इस अग्निवीर को न पेंशन चाहिए, न इसको परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए, न इसको नौकरी चाहिए, यह काम करे और बेकार हो जाए। ये अपने हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है, अपने लिए अच्छी व्यवस्था, अपने लिए जीवन की सिक्योरिटी, और इन नौजवानों के लिए 4 और 5 वर्षों की गारंटी, ये कोई गारंटी है, यह कोई नौकरी है। और जो हमारे देश का आन बान शान है, उसको न पेंशन है, न उसको कोई सम्मान है, लेकिन जो 5 साल के लिए MLA और MP होता है उसको आजीवन पेंशन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। यह कितना बड़ा अन्यायपूर्ण नीति है, और इसे बदलना पड़ेगा। यही तो जनस्वराज कह रहा है। आइए हम सब मिलकर, सारे भेदभाव मिलाकर, सारे पार्टी के दल की सीमाओं को तोड़कर, सभी जात और संप्रदाय के सीमाओं को तोड़कर हम सब लोग जनस्वराज से जुड़े, प्रशांत जी के नेतृत्व में गौरवशाली बिहार के इतिहास को पुनः स्थापित करें, और सब लोगों को उन्नत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की गारंटी हम बिहार के अंदर ही करेंगे। और हमारा नेता कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम किसी को भी बिहार से बाहर काम करने नहीं जाने देंगे। यहाँ सारी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए प्रशांत जी ने कहा कि समाज के लोगों को, सही लोगों की पहचान करनी है, सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करके हम बिहार को बदलेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है, और यही इसी उद्देश्य के साथ हम आपको आत्मसात करना चाहते हैं। आइए सब मिलकर नया बिहार बनावें। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनस्वराज, जय जय जनस्वराज। एक महत्वपूर्ण और दर्शकों के लिए एक रोचक सवाल है। आपके राजनीतिक जीवन का यह लंबा सफ़र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बीता, और इतने लंबे अरसे के बाद आपने जनस्वराज ज्वाइन किया। बहुत सारे आपके पुराने मित्र या परिजन स्वजन, ग्रामीण लोग कहते होंगे कि रत्नेश्वर जी आप कहाँ से कहाँ इतने लंबे समय बिताने के बाद न कोई आपकी शिकवा शिकायतें हैं उस पार्टी से, फिर आप जनस्वराज में आ गए। आपको कैसा लगता है, या कैसे उनको संतुष्ट करते हैं? नहीं, देखिए, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में भी राज्य स्तर के और उससे भी राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे नेता हैं जो हमें बहुत स्नेह आज भी देते हैं, पहले भी देते रहे। उन सारे लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपका निर्णय सही है। हम लोग जहाँ चले थे रास्ता ज़रूर भटके हैं, लेकिन प्रशांत जी में ही एक क्षमता है जो बिहार को बदल सकते हैं। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। और आपने रास्ता चुना है तो बीजेपी का नहीं चुना है, राजद का नहीं चुना है, अन्य जनता दलियों को नहीं चुना है, आपने प्रशांत किशोर को चुना है। इसलिए आपने सही चुनाव किया है और आप जहाँ भी कहीं रहें आबाद रहें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा उन नेता लोग, हमारे स्वजन परिजन सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास अब कोई लायबिलिटी नहीं है, जनता की जब लायबिलिटी थी तब भी आप जनता की सेवा करते थे, अभी आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है तो आप पूरे मनोयोग से आप जनता की सेवा करें। मुझे परिवार और स्वजन परिजन के तरफ से भी ये आश्वासन है और उनके तरफ से भी यह सहयोग है। इसीलिए मैं अब शेष जीवन बिहार के बदलने में, बिहार की सेवा में लगाऊंगा। और मैं एक सूचना और आपको दे दूं कि मैं बिहार राज्य किसान सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी था। किसान आंदोलन, मैंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और उसके हमारे सबसे बड़े नेता, संस्थापक सदस्य स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और उनके नाम पर मैंने
सहजानंद खेत खलिहान ट्रस्ट बनवाया हम लोगों ने। काफ़ी विकसित किसान, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाले विकसित किसान लोग, हमारे साथ गो पालन करने वाले लोग जुड़े और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके अध्यक्ष मैं आज राष्ट्रीय स्तर पर हूँ उस सहजानंद खेत खलिहान ट्रस्ट का। इसलिए मैं पहले से भी किसानों के लिए काम करता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अभी जन स्वराज में आकर मैं पूरे बिहार को बदलने के लिए, खेती से लेकर झोपड़ी तक रोशनी ले जाने के लिए, खेत और खलिहानों की आवाज़ बनने के लिए, खेत और खलिहानों का गीत गाने के लिए हम इस जन स्वराज का झंडा लेकर प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार को बदलने चले हैं। आइए हम सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, सभी लोग जन स्वराज से जुड़कर बिहार को बदलने के अभियान में अपने अहम भूमिका को निभाएं और इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रत्नेश्वर जी, हमारे डेन न्यूज़ के स्टूडियो में पधारने के लिए। आप तमाम दर्शकों से मैं डेन न्यूज़ संवाददाता SK दीपक अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ आप समस्त लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।